चाइना रिवॉल्यूशन 1949 1949 की चीन की क्रांति, साम्यवादी क्रांति, इस पर यह वीडियो है। पहले देखेंगे चीनी क्रांति 1949 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चीन में इतिहासकार 1949 की क्रांति की उत्पत्ति समाज में तीव्र असमानताओं और साम्राज्यवादी आक्रमण से करते हैं। 1949 की क्रांति समाज में तीव्र असमानताओं और साम्राज्यवादी आक्रमण से करते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि लगान, सूदखोरी और करों की उच्च दर ने धन को अल्पसंख्यक ग्राम प्रधानों और जमींदारों के हाथों में केंद्रित कर दिया। एक इतिहासकार इस आंकड़े को उद्धृत करता है कि चीन की कृषि आबादी के 10% के पास 2/3 भूमि थी। जो चीन की कृषि आबादी है वह 10% के पास 2/3 भूमि थी। इन इतिहासकारों का यह भी तर्क है कि पश्चिमी शक्तियों और जापानियों द्वारा साम्राज्यवादी दबाव और अफीम युद्धों से शुरू होने वाले और असमान संधियों सहित ह्यूमिलिएशन की सदी के कारण बक्सर विद्रोह ने राष्ट्रवाद, वर्ग चेतना और वामपंथ में वृद्धि की। आंतरिक अशांति और विदेशी दबाव के बाद किंग राज्य कमजोर हो गया। नए आधुनिक सैन्य अधिकारियों के बीच एक विद्रोह ने सिन्हाई क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने 2000 साल के शाही शासन को समाप्त कर दिया और चीन गणराज्य की स्थापना की। जिसकी बैकग्राउंड थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। 1949 की क्रांति का समाज में तीव्र असमानताओं और साम्राज्यवादी आक्रमण से करते हैं कुछ इतिहासकार। समाज में जो असमानताएं हैं उनके कारण यह क्रांति हुई थी। वे क्या आरोप लगा रहे हैं? लगान, सूदखोरी और करों की उच्च दर ने अल्पसंख्यकों के पास बहुत सारा धन केंद्रित कर दिया। और दूसरी ये भी बात कहते हैं, चीन की जो कृषि आबादी है उसके 10% के पास 2/3 भूमि थी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जो भिन्न प्रकार के आंदोलन हुए हैं उन सभी ने राष्ट्रवाद, वर्ग चेतना और वामपंथ में वृद्धि की। आंतरिक अशांति और विदेशी दबाव के बाद किंग राज्य कमजोर हो गया और आधुनिक सैन्य अधिकारियों के बीच एक विद्रोह ने सिन्हाई क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने 2000 साल के शाही शासन को समाप्त कर दिया और चीनी गणराज्य की स्थापना की। अब हम देखते हैं चीनी क्रांति के कारण क्या थे। पहला कारण है चीनी साम्राज्य की सामाजिक असमानता। अंतिम महान राजवंश की शक्ति के तहत निवासियों, विशेष रूप से किसानों के बीच सामाजिक खाई बेहद व्यापक थी। कृषि के बड़े पद भूस्वामियों, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के थे, जो निवासियों के कम प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते थे। पहला कारण क्या है? चीनी साम्राज्य की सामाजिक असमानता। चीनी साम्राज्य जो था उसमें समाज में असमानता थी। किस प्रकार की? देखो, अंतिम महान राजवंश की शक्ति के साथ निवासियों, विशेष रूप से किसानों के बीच सामाजिक खाई थी। किसानों के बीच क्या था? सामाजिक खाई थी, बेहद व्यापक खाई थी। भूमि के बड़े पंथ भूस्वामियों और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की थी। बड़े बड़े जो भूस्वामी थे, विशेषाधिकार थे, उनके पास बहुत भूमि ज्यादा थी, जो कि जितनी भी जनता थी उसका बहुत ही कम संख्या का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरा है उपनिवेशवाद और क्षेत्रों का नुकसान। उपनिवेशवाद और क्षेत्रों का नुकसान, यह ताइवान और कोरिया के क्षेत्रों पर नियंत्रण खो देने के साथ साथ मंचूरिया पर कब्जा करने और जापानी द्वारा चीनी क्षेत्र पर आक्रमण करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है। चीन के क्षेत्रीय आक्रमण ने उपनिवेशवाद के उन संकेतों को दिखाना शुरू किया जिनमें विद्रोही विचार वाले नागरिक अपने क्षेत्रों से मिटना चाहते थे। उपनिवेशवाद और क्षेत्रों का नुकसान, दूसरे देशों ने चीन को अपना उपनिवेश बना लिया और जो क्षेत्र थे सीमा वाले उन पर आक्रमण किया,
जिस कारण से उसको नुकसान हुआ, इसी कारण से यह क्रांति आई। आंतरिक संघर्ष, आंतरिक विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पर शुरू हुआ। चीन में आंतरिक विद्रोह था वो क्षेत्रीय स्तर पर शुरू हुआ, जिसे किंग राजवंश नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस प्रकार राष्ट्र के आंतरिक मामलों में इतनी बढ़ती कमजोरी को प्रदर्शित करता था जो नेतृत्व करने की मांग करता था। चौथा है साम्यवाद और पूंजीवाद विरोधी सोच का विस्तार। पूर्वी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में साम्यवादी विचारों का समेकन जैसे रूस एशियाई क्षेत्रों में फैलने लगा। साथ ही पश्चिमी व्यवस्था की अस्वीकृति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मुख्य यूरोपीय सहयोगियों में प्रकट हुई थी, विचारों ने आकार लिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा निर्देशों के तहत किसान और सर्वहारा नागरिक बनने लगे, जिसे एक नए स्थापित और उचित रूप से शक्तिशाली सोवियत संघ का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। चीनी क्रांति के हम 4 कारण देख रहे हैं। पहला कारण क्या था? चीनी साम्राज्य की सामाजिक असमानता। चीन का जो साम्राज्य था उसमें समाज में असमानता थी, खासकर से किसानों के बीच में जो भूमि थी वो कुछ ही लोगों के पास में थी। दूसरा था उपनिवेशवाद और क्षेत्रों का नुकसान। अब विभिन्न देशों ने चीन को अपना उपनिवेश बना लिया था और उन्होंने उसके सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, जिससे उनको नुकसान हुआ। इस कारण से भी यह क्रांति हुई थी। आंतरिक संघर्ष, चीन के अंदर आंतरिक रूप से संघर्ष व्याप्त था और जो आंतरिक विद्रोह था क्षेत्रीय स्तर पर शुरू हुआ, इसे किंग राजवंश नियंत्रित नहीं कर सका था। इस कारण से भी यह क्रांति हुई थी। फोर्थ क्या था? साम्यवाद और पूंजीवाद विरोधी सोच का विस्तार। चौथा जो साम्यवाद है और पूंजीवाद विरोधी जो सोच है उसका वहां पर विस्तार हो रहा था, जिस कारण से भी यह क्रांति हुई थी। हम ये देखते हैं जो चीन था उसमें 2 दल थे, चीनी राष्ट्रवादी बनाम साम्यवादी दल। चीनी राष्ट्रवादी दल और साम्यवादी 2 दल, उनके बारे में देखते हैं। आधार और चीनी राष्ट्रवादी दल और चीनी साम्यवादी दल। मूल नाम, चीनी राष्ट्रवादी दल का मूल नाम क्या है? कुओमितांग दल। चीनी साम्यवादी दल का नाम क्या है? कुंग चांग तांग दल। कुंग चांग तांग दल। प्रमुख नेता, चीनी राष्ट्रवादी दल के प्रमुख नेता थे डॉक्टर सन यात सेन, युवान शाह काई। चीनी राष्ट्रवादी दल के कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन और युवान शाह काई। चीनी साम्यवादी दल के नेता कौन थे? चियांग काई शेक, चियांग काई शेक और लियांग माओ से तुंग। ये चीनी साम्यवादी दल के नेता थे। स्थान, चीनी राष्ट्रवादी दल किस स्थान पर था? एयान प्रांत में, शेशी प्रांत में। एयान और शेशी प्रांत में चीनी राष्ट्रवादी दल था। चीनी साम्यवादी दल कहाँ था? कैंटन, नानकिंग, चुंगकिंग, फार्मोसा यानी कि ताइवान द्वीप पर। कैंटन, नानकिंग, चुंगकिंग, फार्मोसा यानी ताइवान द्वीप, इस स्थान पर था। कार्यशैली किस प्रकार की थी? चीनी राष्ट्रवादी दल की कार्यशैली थी साम्यवादियों का विरोध और विदेशी समर्थन। जो चीनी राष्ट्रवादी दल थे वे साम्यवादियों का विरोध करते थे और विदेशी समर्थक थे। चीनी साम्यवादी दलों का की कार्यशैली क्या थी? ये भी विदेशी विरोधी थी। ये विदेशी समर्थक थे, ये विदेशी विरोधी थे। तो जो 2 दल थे दोनों के बारे में बता दिया गया। आगे देखते हैं चीनी क्रांति, चाइना रेवोल्यूशन 1949, इसके बारे में। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में हुई थी। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। सन 1949 में चीनी साम्यवादी दल का चीन की सत्ता पर अधिकार करने की घटना चीनी साम्यवादी क्रांति कहलाती है। तो चीनी साम्यवादी दल ने 1949 में चीन पर अधिकार कर लिया, इसी घटना को हम चीनी साम्यवादी क्रांति कहते हैं। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। इसी चीनी साम्यवादी दल ने 1949 में चीन पर अधिकार कर लिया, इसी घटना को हम चीनी साम्यवादी क्रांति कहते हैं। चीन में 1946 से 1949 तक गृह युद्ध की स्थिति थी। 1946 से 1949 तक चीन में क्या था? गृह युद्ध की स्थिति थी। चीन में अधिकाधिक तौर पर इस अवधि को मुक्ति संग्राम कहा गया है। क्या कौन सा संग्राम कहा है? मुक्ति संग्राम। किसने समय को? 1946 से 49 तक गृह युद्ध की स्थिति थी उस समय।
चीन की पहली क्रांति का सूत्रपात डॉक्टर सन्यास सेन ने किया था। जो पहली क्रांति 1911 में हुई थी, उसका जो सूत्रपात था डॉक्टर सन्यास सेन ने किया था। उन्हीं के प्रयत्नों से राष्ट्रवादी चीनी पार्टी की स्थापना हुई। उन्हीं के प्रयत्नों से कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी? राष्ट्रवादी पार्टी, जिसे कुओमिंतांग के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? कुओमिंतांग के नाम से। 1911 में मंचू राजवंश का अंत कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। 1911 में क्या हुआ था? मंचू राजवंश का अंत हो गया था, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अस्थायी राष्ट्रपति युवान सिंह काई बने थे। अस्थायी राष्ट्रपति कौन बने थे? युवान सिंह काई। उन्होंने कुओमिंतांग यानी चीनी राष्ट्रवादी चीनी पार्टी दल पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण सन्यास सेन को जापान भागना पड़ा था। सन्यास सेन को जापान क्यों भागना पड़ा था? क्योंकि उनकी जो पार्टी थी राष्ट्रवादी चीनी पार्टी कुओमिंतांग, उस पर जो अस्थायी राष्ट्रपति थे युवान सिंह काई, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। 1916 में युवान सिंह काई की मृत्यु हो गई। प्रांतीय गवर्नर सेनापतियों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1916 में युवान सिंह काई की मृत्यु हुई, तो प्रांतीय गवर्नर थे, सेनापति थे, उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया स्वतंत्र। रूस में हुई साम्यवादी क्रांति से प्रभावित होकर 1923 में सन्यास सेन ने रूसी साम्यवादी सरकार से सहयोगात्मक संधि कर गणतांत्रिक सरकार बनाने का प्रयास किया, किंतु 1925 में उनकी मृत्यु के कारण यह पूरा नहीं हो सका। जो सन्यास सेन थे, वे भी साम्यवादी सरकार बनाना चाहते थे। रूस से उन्होंने मदद भी मांगी थी, परंतु उनकी 1925 में मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनका प्रयत्न पूरा नहीं हो सका। अंततः माओ से तुंग ने के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की। किसने की थी? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना माओ से तुंग के नेतृत्व। किस दल ने? साम्यवादी दल। आगे देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और चीन। चीन का आक्रमण 1937 में हुआ था। जापान का आक्रमण 1937 में हुआ था। चीन के मंचूरिया पर आक्रमण कहाँ हुआ? चीन के मंचूरिया पर। पश्चिमी देशों का जिससे हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। दो काम हुए थे। जापान का आक्रमण कब हुआ था? 1937 में। कहाँ हुआ था? मंचूरिया पर। इसका आक्रमण से क्या परिणाम हुआ? तो पश्चिमी देश थे वे चीन और में हस्तक्षेप करने लगे थे। गृह युद्ध। साम्यवादी एवं राष्ट्रवादी दल के मध्य संघर्ष को हम क्या बोलते हैं? गृह युद्ध। दोनों के बीच में दो दल थे चीन में, एक साम्यवादी, दूसरा राष्ट्रवादी। दोनों के बीच में संघर्ष होता था। साम्यवादियों का पक्ष मजबूत था। अमेरिका एवं ब्रिटेन का हस्तक्षेप रहता था उनमें। पूंजीवादी देशों और चियांग की सरकार के मध्य समझौता। पूंजीवादी देश और चियांग की जो सरकार थी, उनके बीच में समझौता हो गया। पूंजीवादी देशों ने अपने विशेष क्षेत्राधिकार त्याग दिए ताकि चीन जापान का मुकाबला कर सके। पूंजीवादी देश थे और चियांग की सरकार के बीच क्या समझौता हुआ? जो पूंजीवादी देश थे, उन्होंने अपना विशेष अधिकार क्षेत्राधिकार त्याग दिया, जिससे चीन जापान का मुकाबला कर सके। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया? 1945 में। क्या कारण था? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था। चीन में जापान के नियंत्रित क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रवादी और साम्यवादी दलों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। जब जापान का नियंत्रण खत्म हो गया, तो राष्ट्रवादी और साम्यवादी दलों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया। अमेरिका की मार्शल योजना। जो दल जहां अपनी सत्ता स्थापित कर चुका हुआ वहीं रहे। जो भी दल, क्योंकि दो दल थे, उन्होंने अमेरिका की मार्शल योजना क्या थी? जो दल जहां अपनी सत्ता स्थापित कर चुका है वह वहीं रह सकता है। साम्यवादियों का विरोध जारी। अंततः साम्यवादियों ने इस बात का विरोध किया और अंत में 1949 में चियांग की सरकार को फार्मोसा माने ताइवान भगा दिया और साम्यवादी क्रांति सफल हुई। तो साम्यवादियों ने 1949 में जो चियांग की सरकार थी उसको फार्मोसा माने ताइवान को भगा दिया और साम्यवादी क्रांति इस प्रकार से सफल हुई। हम देखेंगे साम्यवादियों की सफलता के कारण क्या थे। कुओमिंतांग दल की अलोकप्रियता एवं भ्रष्ट शासन। जो कुओमिंतांग दल था वह अलोकप्रिय था और उसका जो शासन था वह भ्रष्ट था। उद्योगपतियों, बैंकरों और जमींदारों के हित की रक्षा करता था
इस कारण से इस दल में भ्रष्टाचार व्याप्त था। जो कुओमितांग दल था वह उद्योगपतियों के बारे में सोचता था, बैंकरों के बारे में, जमींदारों के बारे में। सैन्य संगठन एवं सैन्य रणनीति की कमजोरियां। सैन्य संगठन था और सेना की रणनीति थी वो कमजोर थी। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। सैनिकों की भर्ती और पदोन्नति योग्यता पर आधारित न होकर चियांग भक्ति पर आधारित थी। जो सैन्य संगठन और रणनीति थी वह कमजोर थी, क्योंकि सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। सैनिकों की जो भर्ती होती थी और पदोन्नति होती थी वह योग्यता के आधार पर नहीं होती थी, परंतु चियांग भक्ति पर आधारित थी। समाज के विभिन्न वर्गों में सामाजिक आर्थिक असंतोष। समाज के जो विभिन्न वर्ग थे उसमें सामाजिक आर्थिक असंतोष था। किसानों की गरीबी दूर करने के उपाय नहीं किए जा रहे थे। अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ रहा था। विदेशी पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जा रहा था। जो समाज में आर्थिक और सामाजिक असंतोष का कारण क्या था कि किसानों की गरीबी दूर करने के उपाय नहीं किए जा रहे थे। अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा था। विदेशी पूंजीपति इसका यहाँ की जनता का शोषण कर रहे थे। राष्ट्रवादी सरकार का साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ संबंध। जो राष्ट्रवादी सरकार थी उसका संबंध था साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ में। अमेरिका के साथ संबंध था। चीनी अर्थव्यवस्था अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद नीति से परिचालित हो रही थी। चीनी अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवादी नीति से परिचालित हो रही थी। चीन की बैंकिंग व्यवस्था पर अमेरिकी बैंक का नियंत्रण था। चीन की जो बैंकिंग व्यवस्था थी किसका नियंत्रण था? अमेरिकी बैंक का नियंत्रण था। चियांग काय शेक की अदूरदर्शिता। चियांग काय शेक था वह भी दूरदर्शी नहीं था। चियांग काय शेक ने जापानी आक्रमण के खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा साम्यवादियों को माना, तो साम्यवादियों की दमन का प्रयास किया। ये जो चियांग काय शेक था वह दूरदर्शी नहीं था, इसलिए उसने जापानी आक्रमण का उससे बड़ा खतरा साम्यवादियों को माना था और उसने साम्यवादियों की दमन का प्रयास किया। चीनी साम्यवादियों की रणनीति एवं लोकप्रियता। जो चीनी साम्यवादी थे वे लोकप्रिय थे, उनकी रणनीति अच्छी थी। किसान हितैषी नीतियां बनाते थे, भूमि सुधार करते थे। कुशल एवं अनुशासन नेतृत्व था उनका। माओ से तुंग, चाओ एन लाई, लेन प्याबो आदि जे उनके नेता थे। गुर्रिल्ला युद्ध में जो विश्वास करते थे। सामवादियों में दक्ष थे भी, कुछ भी काम करने में भी कुशल थे, दक्ष थे। इन सभी कारणों से जो साम्यवादी थे वे सफल थे। अब देखते हैं चीनी क्रांति के परिणाम या प्रभाव क्या। चीन में गृह युद्ध की समाप्ति हुई और 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों द्वारा साम्यवादी लोक गणराज्य की स्थापना हुई। चीनी क्रांति के परिणाम का पहला क्या है? चीन में गृह युद्ध समाप्त हो गया। 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों द्वारा साम्यवादी लोक गणराज्य की स्थापना हुई। एशिया महाद्वीप के विशाल क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। चियांग काय शेक की राष्ट्रवादी सरकार को भागकर फार्मोसा यानी ताइवान में शरण लेनी पड़ी और उसे अमेरिका का समर्थन मिला। इसी कारण चीनी अमेरिकी संबंधों में तनाव की स्थिति बनी। नए चीन की सबसे बड़ी प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता प्राप्त करने की थी। अमेरिका इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा कि माओ के चीन को लगभग संक्रामक रूप से ग्रस्त अछूत की तरह रखा जाए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सीट पर फार्मोसा वाले चियांग काय शेक को बरकरार रखा गया। भारत सहित चीन के आसपास के देशों में माओवादी चिंतन को प्रोत्साहन मिला। समस्याओं के निराकरण हेतु बहुत सारे हिंसक माओवादी स्वरूप सामने आए। साम्यवादियों ने तिब्बत पर कब्जा किया। फलतः भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा हुआ। साम्यवादी खेमे की ताकत बढ़ी। ये इसके कुछ परिणाम थे। पहला परिणाम क्या था? 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों द्वारा साम्यवादी लोक गणराज्य की स्थापना हुई। दूसरा कारण क्या था? एशिया महाद्वीप के विशाल क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। तीसरा क्या था? चियांग काय शेक की राष्ट्रवादी सरकार को भागकर फार्मोसा ने ताइवान में शरण लेनी पड़ी और उसे अमेरिका का समर्थन मिला। इसी कारण से चीनी अमेरिकी संबंधों में तनाव की स्थिति बनी। नए चीन की सबसे बड़ी प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता प्राप्त करने की थी। अमेरिका इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा
कि माओ के चीन को लगभग संक्रामक रोग से ग्रस्त अछूत की तरह रखा जाए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सीट पर फार्मोसा और ताइवान वाले चियांग काई शेक को बरकरार रखा गया। भारत सहित चीन के आसपास के देशों में माओवादी चिंतन को प्रोत्साहन मिला। समस्याओं के निराकरण हेतु बहुत सारे हिंसक माओवादी स्वरूप सामने आए। साम्यवादियों ने परंतु तिब्बत पर कब्जा कर लिया। फलतः भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा हो गया। साम्यवादी खेमे की ताकत बढ़ी। आशा है आप सभी ने 1949 की साम्यवादी क्रांति जो चीन में हुई थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। वीडियो आपको लाभप्रद लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।